हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लौकिक गद्य साहित्य। ठीक है, लौकिक गद्य साहित्य। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह का आया हुआ था हिंदी में। ठीक है, काफ़ी चैनल पर आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल भी जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पत्र आया है, और बाकी जिसने परीक्षा दी होगी तो वे खुद ही जानते होंगे, इस बात को स्वयं जानते होंगे। ठीक, तो इस बार ज़्यादातर कि हम मतलब कि उस प्रश्न को आप किस तरह से समझते हैं, किस तरीके से उसको समझकर उत्तर दे सकते हैं, इस तरह से समझ पर आधारित ज़्यादा प्रश्नों को पूछा गया था। मतलब थे तो इतिहास से संबंधित ही, लेकिन उनको समझ कर ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको समझ के आधार पर उत्तर देना था। ठीक, तो ये है राउलवेल, लौकिक गद्य साहित्य के अंतर्गत है राउलवेल। लेखक है इसके रोड़ा कवि। रचना काल है 10वीं शताब्दी। रचना काल का जो समय है वह 10वीं शताब्दी में है। ये विशेष तथ्य हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई। मतलब यह रचना कहाँ मिली है? शिलाओं पर लिखी गई थी रचना, शिला पत्थर उन पर इसको लिखा गया था। क्योंकि पहले क्या था, कागज़ तो ऐसे सभी मतलब कागज़ उपलब्ध नहीं थे। कागज़ भी कहाँ से आए हैं? चीन से आए हैं। सभी जानते हैं कागज़ का जो इतिहास है चीन से आया है। तो किस तरह से मतलब ज़्यादा कहाँ था, भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि पर लिखते थे, तो कहीं इन पर क्या है, ये रचना शिलाओं पर लिखी गई थी। ठीक, मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। मतलब मुंबई जो शहर है सभी जानते हैं, मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, वहाँ से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित कराया गया था। ठीक है, पाठ लिया होगा, शिलाओं से लिया होगा या लिखा हुआ मिला होगा उसके बाद। ठीक है, तब इसको उपलब्ध कराया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना है। जब गद्य पद्य का मिश्रण हो जाता है तो उसको चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, गद्य पद्य की मिश्रण की जो रचनाएं होती हैं वे चंपू काव्य कहलाती है। तो ये राउलवेल भी क्या है? चंपू काव्य है। इसके जो लेखक हैं रोड़ा कवि हैं। ठीक, इसका समय है 10वीं शताब्दी। ये राउलवेल से संबंधित ही तथ्य हमारे चल रहे थे। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। कि मतलब हिंदी, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का एक प्रश्न आपका टीजीटी की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, शायद ऐसे है कि नक्शिक वर्णन किस रचना में है, तो जैसे इसमें से इस तरह से, मतलब इसमें से नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदी में नक्शिक वर्णन की, नक्शिक मतलब नाक से सिर तक, पैर से पूरा मतलब पूरे शरीर का एक तरीके से वर्णन। ठीक है, नाक से सिर, मुंह, ये सब उसका वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। मतलब जो नायिका होती है उसका एक तरीके से श्रृंगार वर्णन पूरा जो माना जाता है वह इसी रचना से माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में किससे? राउलवेल से, जिसके लेखक है रोड़ा कवि। 10वीं शताब्दी की यह रचना है। ठीक, इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो उस समय सभी जानते हैं कि डिंगल और पिंगल 2 तरह की क्या थी, भाषाएं प्रचलित थी, बोलियां प्रचलित थी। डिंगल पिंगल लिपि क्या कहेंगे उसको हम? भाषा कहेंगे, डिंगल पिंगल। ठीक, डिंगल मतलब राजस्थानी, थोड़ा राजस्थानी के शब्द ज़्यादा प्रधानता थी इसमें। डिंगल शैली नहीं हम कहेंगे इसको। ठीक है, इसको डिंगल शैली नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें राजस्थानी की प्रधानता इसमें कह दी है, बताया गया है, इसकी प्रधानता थी। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूज़ियम में सुरक्षित है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब शिलाओं पर रचना मिली है तो इसकी शिलाएं ही क्या हैं? सुरक्षित रखी गई होंगी। तो कहाँ पर? मुंबई के म्यूज़ियम में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स है मुंबई में संग्रहालय, वहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है। किसको? राउलवेल को। लौकिक गद्य साहित्य की दूसरी हमारी क्या है? रचना है। क्या नाम है इसका? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, इसके लेखक है पंडित दामोदर शर्मा। कौन है? पंडित दामोदर शर्मा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। ठीक, ये लौकिक गद्य साहित्य की हमारी क्या है? रचना है, दूसरी हिंदी साहित्य की। ठीक, रचना काल है इसका 12वीं शताब्दी। रचना काल है जो इसका 12वीं शताब्दी है। ठीक, विशेष तथ्य इसके ये हैं। देखिए, अब आज के समय में जो परीक्षाएं होती हैं, मेरा मानना तो वैसे यही है कि विशेष तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनको अगर हम सही तरीके से समझें तो किसी भी परीक्षा में
समस्या नहीं होती। पंडित दामोदर शर्मा महाराज, पंडित जो दामोदर शर्मा थे वे महाराज गोविंद चंद्र जब उस समय 1154 ईस्वी में महाराज थे तो उनके सभा पंडित थे पंडित दामोदर शर्मा। किसके सभा पंडित थे? गोविंद चंद्र, महाराज गोविंद चंद्र के। 1154 ईस्वी में महाराज गोविंद चंद्र जी का क्या था? राज था उस समय। ठीक, तो ये वहाँ उनके पंडित दामोदर शर्मा जी क्या थे? सभा पंडित थे। ठीक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इन्होंने लिखा था। किसने? पंडित दामोदर शर्मा जी ने। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। जो यह रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो इसमें बनारस है, बनारस और उसके आसपास की जो संस्कृति है, ठीक है, और उसकी भाषा, मतलब संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में इस रचना को पढ़ने से यह मालूम होता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों में, मतलब गद्य जो जानते हैं आप सभी, गद्य का मतलब होता है कहानी, निबंध, ठीक है, आदि इस तरह की जो रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक, पद्य मतलब जो कविता के लिए, गाने की कविता की तरह गाई जाती हैं, उनको पद्य रचनाएं बोलते हैं। तो दो गद्य और पद्य दोनों में तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा है हमारी, ठीक है, संस्कृत भाषा, उनके शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था। संस्कृत भाषा नहीं, पूरी तरह से उनके शब्दों को लिया गया था। तत्सम जो शब्द हैं, जो ऐसे कैसे हिंदी में आ गए हैं, उन्हीं को तो तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा था। किसमें? इस रचना के आधार पर ऐसा लगता है पढ़कर इस रचना को, ठीक है, कि इसका प्रयोग बढ़ने लगा था। किसका? तत्सम शब्दावली का, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था और व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। मतलब इस रचना से ऐसा पता लगता है, ऐसा प्रतीत होता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण से कि व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। एक जगह तो वैसे मैंने ये तथ्य देखा है कि इसको व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल का व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। बाकी जो किताबों में लिखा हुआ है वही हम सभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से इनको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो इसको व्याकरण ग्रंथ भी मैंने इसको पढ़ा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, आदिकाल का व्याकरण ग्रंथ। लेखक कौन है? इसके रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा जी हैं। लौकिक गद्य साहित्य की तीसरी प्रसिद्ध रचना वर्ण रत्नाकर। ठीक, इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। रचना काल है 14वीं शताब्दी। आचार्य द्विवेदी अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है ये। ठीक, ये जो समय है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। इसके जो विशेष तथ्य हैं वर्ण रत्नाकर के, ये मैथिल भाषा के कवि थे। कौन? मतलब ज्योतिश्वर ठाकुर थे, जो ये मैथिल भाषा है जो उसके कवि थे ये। ठीक, इनकी भाषा जो थी वो मैथिल थी। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से किया गया था। ठीक, आप सभी जानते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि अंग्रेजी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। ठीक है, यह भी इनके विषय में प्रसिद्ध है बात। ठीक है, सभी जानते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी हैं, तो सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजी को लिखा हुआ है इनके विषय में, ठीक है, किताब में, तो अंग्रेजी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक, एवं पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा, सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है उसके माध्यम से इसका क्या कराया था? प्रकाशन कराया था। किसका? वर्ण रत्नाकर का। वर्ण रत्नाकर, इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह शब्दकोश सा प्रतीत होता है। मतलब शब्दकोश सभी जानते हैं, ठीक है, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं अंग्रेजी में, शब्दों का कोश ऐसा लगता है इसको देखकर वर्ण रत्नाकर को, ठीक है, पढ़कर इसको ऐसा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। गद्य पुस्तक समझते हैं, सभी जानते हैं कि क्या होती है, जैसे निबंध कहानी आदि जो लिखी रहती हैं वो गद्य की तरह, तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। ठीक, ये इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसे मैथिली भाषा का मतलब विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, विश्वकोश के स्तर का इसको कहा जाता है। तो हमारा आज क्या था? लौकिक गद्य साहित्य था आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, वैसे अगर कोई भी तथ्य ऐसा आपको लगता है कि इसमें गलत है, ठीक है, या इनसे संबंधित नहीं है, तो
तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है।